सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी का 69 बीपीएससी पीटी जो 30 सितंबर को होने जा रहा है उसकी तैयारी, या यूं कहें कि अब मोटा मोटी आपके पास 15 दिन बचा हुआ और इसमें आप सभी रिवीजन के दौर से गुजर रहे होंगे। इसी क्रम में यूट्यूब पे मेरा एक प्रयास है कि वो एरिया, वो टॉपिक जो आप लोग से पढ़ा है छूट जाता है और जहाँ से क्वेश्चन पूछने का बहुत ही हाईली चांस होता है, तो उन सारे चीज़ों को मैं बारी बारी से डिस्कस कर रहा हूँ। इसी क्रम में 7 मेरा लेक्चर आ चुका है, जिसमें कि पहले 3-4 लेक्चर में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार को काफ़ी अच्छे ऑथेंटिक सोर्स से आप लोग को बताया गया है। चाहे चंपारण सत्याग्रह का हो, जो राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है बुक चंपारण सत्याग्रह, या फिर आगे जो पाटलिपुत्र से पटना तक का जो मैं चीज़ें बताया, तो मैं ऑथेंटिक सोर्स से कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज़ें बताने का। उसी क्रम में एक वीडियो में पूरा का पूरा जो बिहार सरकार का जो ऑफिशियल जो साइट है वहाँ से कुछ जो फैक्ट है, फिगर है, उसको लेके बताया। एक और अभी लास्ट वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार को काफ़ी अच्छे से मैं डिस्कस किया हूँ। तो ये वो सारे एरिया में टच कर रहा हूँ जो आपकी तैयारी को एक होता है कि आप पता कि पूरा कर देगा। तो इसी क्रम में जो अभी शिक्षक का जो एग्ज़ाम बीपीएससी ने कंडक्ट कराया है, वहाँ जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन जो पूछा, तो उसमें जो क्वेश्चन है आपको ये जान के आश्चर्य हो जाएगा कि जो सोर्स यूज किया हुआ है ना, क्लास 9th 10th के न्यू एनसीईआरटी को। हालांकि क्वेश्चन ओल्ड एनसीईआरटी से भी है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी से क्वेश्चन बीपीएससी अभी कुछ ज़्यादा ही पूछने का वो शुरू किया है। जैसे 68 में भी क्वेश्चन हिस्ट्री से एक रामचंद्र बाबा का क्वेश्चन पूछा, एक और असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा, तो वो भी क्लास 10th के न्यू एनसीईआरटी से पूछ दिया है। तो अभी मैं 3-4 क्वेश्चन पहले आपको ये सैंपल दिखा रहा हूँ कि जो शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछा है और उसका सोर्स कहाँ से बीपीएससी उठाया है, और टू द लाइन आपको मिलेगा, ठीक ना। और तब उसी बेसिस पे इस लेक्चर में मैं लगभग क्लास 8 to 12 न्यू एनसीईआरटी का जो हमको लगा कि इस बेसिस पे इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। कोशिश करूंगा जल्दी ही वीडियो हो जाए, लेकिन हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो, इसलिए ज़रूर वीडियो को अच्छे से देखें शुरू से लेकर लास्ट तक। आइए पहले एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कि ये क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के मध्य जो पावर का जो डिवीजन था, शक्तियों का जो विभाजन था, में किस पुस्तक में ये अपना ये प्रस्ताव दिया था। ये पूरा का पूरा जो आपको कंटेंट दिख रहा होगा ये हिंदी में ही है, क्योंकि मैं हिंदी के बुक का ही स्क्रीनशॉट लेके बनाया हूँ। जिनका इंग्लिश मीडियम है मैं कुछ टर्म यूज़ कर दूंगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आप देखिए इसका ऑप्शन है ए, इसका आंसर क्या हुआ, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अब ये लाइन जाकर कहाँ से आया, क्लास 9 का एनसीईआरटी जब आप ओपन कीजिएगा उसमें एक फ्रांस की क्रांति का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ही क्लास 9 के हिस्ट्री में, न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। यहाँ देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के भी सत्ता विभाजन की बात कही, ठीक है। आप अगर फ्रांस की क्रांति को हम थोड़ा बहुत जानते होंगे तो 14 जुलाई 1789 को ये क्रांति शुरू होती है, और वहाँ का जो निरंकुश शासक था, जो वहाँ का समाज जो 3 भागों में बटा हुआ था, और जो राजा के पास ही सारा पावर था। तो यहाँ पे ये ना सत्ता के विभाजन की बात कर रहा है कि नहीं भाई, कोई भी चीज़ें एक लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि 3 कम से कम सरकार के अंग तो होने ही चाहिए, और ये इस बुक में ही कहता है आगे। तो इसका मतलब देखिए यहाँ से डायरेक्ट बीपीएससी क्वेश्चन जो है ना उठा लिया है। अब इसी में अगर जहाँ ये जो पेज में जब जाइएगा, इस चैप्टर के पेज में ध्यान दीजिए, कुछ कुछ और चीज़ें आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ लिखा हुआ है जॉन लॉक, और एक है जिया जॉक रूसो। ये रूसो है, ये सोशल कॉन्टैक्ट नाम का एक बुक में ये बात बोलता है, स्वतंत्रता के बारे में बोलता है कि हर एक मनुष्य जो है ना जन्म स्वतंत्र लेता है, लेकिन हाँ जो राजा लोग इसको जो इस तरह से जो एक गुलाम बनाने की, या जो इसके ऊपर जो शासन थोपने की कोशिश करता है, जनता को एक आज़ाद होने की चीज़ें करनी चाहिए। तो उसी में एक और आदमी है, एक जॉन लॉक का किताब है टू ट्रीटिजाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक क्या कहता है, राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन क्या है। क्योंकि इसके पहले राजा सिंपल ये सोचता था, हम तो भाई पृथ्वी पर देवता का ही रूप है, और निरंकुश शासन जो होगा हम वही मन में करेंगे। तो जॉन लॉक इस बात का खंडन करता है। तो ये आप इस किताब का आपको नाम याद रख सकते हैं। फिर आगे देखिए, रूसो ने इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। तो ये सामाजिक अनुबंध इसका बुक का ही नाम है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका इस तरह से देखिए क्वेश्चन यहाँ से बीपीएससी उठा रहा है। तो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोग। एक है कि जो आपका जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, स्थानांतरणीय कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही क्रम चुनिए। देखिए मैं बताऊँ,
चेना बांग्लादेश, मिल्पा रोडेशिया, लद्दाख मलेशिया। अब देखिए एक लाइन कहाँ से आया है, ठीक ना, बाकी इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ देखिए जब आप क्लास 9 का एनसीईआरटी पढ़िएगा उसमें देखिए लिखा हुआ है कि जो पर झूम खेती या घुमंतू खेती के बारे में लिखा हुआ है कि एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के अनेक भागों में यह खेती एक परंपरागत तरीका है। इसके कई स्थानीय नाम हैं, जैसे साउथ ईस्ट में लादिंग नाम है इसका, मध्य अमेरिका में मिल्पा नाम है, अफ्रीका में चितमैन या ताबी नाम है, श्रीलंका में चेना है, हिंदुस्तान में इसको धाया, पेंदा, बेबर, नेबर, झूम, पोडू, खंदाद और कुमरी के नाम से भी जाना जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए बीपीएससी यहाँ से उठा रहा है, और देखिए सेम टू सेम आपको लाइन भी यहाँ मिल रहा होगा। एक और मैं क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चलता हूँ, ये क्लास 9 के एनसीईआरटी में न्यू एनसीईआरटी में बात बोल, ये क्वेश्चन एक और था, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण मतलब कि वनों का जो डिफॉरेस्टेशन जिसको बोलते हैं उसका मुख्य कारण क्या था। देखिए इसमें ऑप्शन है, पहला रेलवे के मार्गों पर तख्त स्लीपर की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी का पूरा करना, ऑप्शन पढ़िए। बी था नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, चाय कॉफी का वृक्षारोपण करना, विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। ये 3 ऑप्शन पढ़िए और यहाँ देखिए बुक का लाइन पढ़िए, वनों का विनाश क्यों हुआ, टॉपिक है उसमें, बुक में चैप्टर ही है। देखिए पहला है जमीन की बेहतरी के लिए, मतलब कि लिखा हुआ है 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग 6ठे भाग पर खेती होती थी, ठीक ना, और यह आंकड़ा बढ़कर आगे जाके आधा पहुंच गया, क्योंकि जमीन को जंगलों को काट कर जो है ना यहाँ पे जमीन की बेहतरी किया गया ताकि जो है ना अधिक से अधिक खेती किया जा सके, ठीक। तो औपनिवेशिक काल में खेतों का विस्तार ज़्यादा हुआ। देखिए अगला है पटरी की स्लीपर बनाने के लिए, इसके अंदर और भी बात लिखा हुआ, मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, पटरी मतलब रेल का जो विस्तार हो रहा था उसका स्लीपर बनाने के लिए। और देखिए तीसरा बागान, यूरोप में चाय कॉफी रबर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बागान बने और इनके लिए प्राकृतिक वनों का भारी हिस्सा साफ कर दिया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उनके विशाल हिस्सों को सस्ती दरों पर यूरोपीय बागान मालिकों को सौंप दिया, मतलब इस इलाके में बाड़ाबंदी करके जंगलों को साफ कर दिया गया। दैट मीन्स कि ये है, आप इस ऑप्शन को मैं फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है कि रेलवे की स्लीपरों को मांग को पूरा करने का ऑप्शन सही है, वनों की मांग को पूरा करने के लिए चाय कॉफी वृक्ष और ये करने के लिए। कहने का मतलब ये है क्वेश्चन देखिए यहाँ से भी बेसिक चीज़ें पूछा जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा ऐसे सोर्स की और हल्का सा मूव करना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग नहीं भी करेंगे तो मेरा प्रयास है कि ऐसे लेक्चर के दौरान आपको ये सब चीज़ें बता दूँ। एक और क्वेश्चन देखिए, भारत और 1929 में महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको पता है कि 1929 में अमेरिका में जो मंदी आया उसका प्रभाव न केवल अमेरिका बल्कि यूरोप बल्कि इंडिया पर भी पड़ा था, ठीक है, 1929 में। और एक बार कहीं ना कहीं एक वजह ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें एक महामंदी भी एक बड़ा कारण उभर कर सामने आता है। तो यार देखिए भारत और महामंदी के बारे में सिंपल यही कहता है, ग्रेट इसको डिप्रेशन कहा गया। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल मतलब प्रभावित किया, मंदी ने भारतीय खेतीहरों किसानों आयात निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। मंदी का प्रभाव भारत पर संकेत करता है कि 20वीं सदी के आरंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकत्रित हो गया। अब इसका ऑप्शन देखिए, ठीक ना, और जो है आप क्लास 10th एनसीईआरटी में जब आइएगा तो वहाँ पे देखिए लिखा हुआ टॉपिक है भारत और महामंदी, ठीक है, मैं सर पढ़ के सुनाता हूँ। यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा तो इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक इकोनॉमी मतलब ग्लोबल इकोनॉमी की एकीकृत हो चुकी थी। दुनिया के एक हिस्से में पैदा होने वाला संकट कपकपाहट बाकी हिस्से में पहुंच जाती थी। क्योंकि अभी देखिए कि अगर अभी कहीं पर कुछ भी इकोनॉमिक अगर कोलैप्स हो जाए तो उसका प्रभाव इंडिया पे या पूरी दुनिया में पड़ता है। ये रशिया की लड़ाई हुआ वहाँ लड़ाई, लेकिन प्रभाव हमारे देश की इकोनॉमी पे पड़ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे अभी एक दूसरे से हम लोग कनेक्टेड है वही है, और इससे दुनिया भर के लोगों की जिंदगी अर्थव्यवस्था समाज और प्रभावित हो उठते हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए कि जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि औपनिवेशिक भारत कृषि वस्तुओं का निर्यातक और तैयार माल का आयातक बन चुका था। इस समय तक महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया। 1928 से लेकर 34 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर आधा हो गया, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों घट गया है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ कीमतें नीचे आ गई। 1928-34 के बीच गेहूं की कीमत 50% गिर गई। आगे देखिए, शहर निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ। यद्यपि कृषि उत्पादन
उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गई, लेकिन सरकार ने लगान वसूली में छूट देने से साफ इनकार कर दिया। सबसे बुरी मार उन काश्तकारों पर आज जो विश्व बाजार के लिए उनके अनाज क्या करते थे, पैदा करते थे। बंगाल के जूट पटसन उत्पादों को ही देखिए, वे कच्चा पटसन मतलब जूट उगाते थे जिससे कारखानों में टाट की बोरियां बनाई जाती थी। जब टाट का निर्यात बंद हो गया तो कच्चे पटसन की कीमत भी 60% गिर गई। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप डायरेक्टली, ये आप 3 पैराग्राफ पढ़े और देखिए इसी तीनों पैराग्राफ से जो है ना आपका क्या है, ऑप्शन है। तो अब देख रहे हैं आपका बीपीएससी आपको इंगित कर रहा है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक ना। चलिए तो इसको थोड़ा सा आप जो है ना ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं, ठीक ना, जहाँ पे डायरेक्टली जो है ना सेम टू सेम लाइन एनसीईआरटी उठा के पुट कर रहा है। अब इसी आधार पे मैं पूरे क्लास 6 to 12 समझिए न्यू एनसीईआरटी का जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ हमको इम्पोर्टेंट लगता है उसी का स्क्रीनशॉट आपके सामने जो है ना मैं भी बता रहा हूँ। तो कुछ चीज़ें जो स्टार्टिंग में देखिए क्लास 6 के एनसीईआरटी में कुछ फैक्चुअल है कि मेहरगढ़ और में कृषि और पशुपालन की शुरुआत लगभग 6000 BC में दी गई। मतलब कि आप एक मोटा मोटी जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि एक बार पूछा कि लोहे का जो है ना प्रयोग कब हुआ, तो वो एक डेट दे के पूछा। आप देखिए ये सब फैक्ट ये लगभग में है, बीपीएससी एनसीईआरटी खुद इस बात को बोला है कि इस चीज़ सब लगभग में है और बीपीएससी लगभग ही करके पूछ देता है। आगे देखिए आपका हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से लेकर 1900 BC के बीच हुआ। ऋग्वेद की रचना का काल 1500। अब ये क्वेश्चन पूछ देगा कि ऋग्वेद की रचना का काल है, ऑप्शन ABCD। जब तक आपको ये एग्जैक्ट नहीं याद होगा तो वहाँ पर थोड़ा डर लगेगा और निगेटिव है 1/3 है, इसलिए थोड़ा सा संभल के। बाकी तो महाजनपद, गंगा के मैदानी इलाकों नगरों का विकास, उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचार उदय कब हुआ, लगभग 500 ईस्वी में। यही देगा, ये पूरा लाइन दे देगा, बोलेगा कब उदय हुआ, 500 ईसा वर्ष पूर्व, 200 ईसा वर्ष पूर्व, 100 ईसा वर्ष पूर्व। तो आपको एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। वेस्ट और नॉर्थ में सिकंदर का आगमन का समय काल ये आपको याद रखना चाहिए। चंद्रगुप्त राजा जब बना 321 है, एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक ना। बाकी अशोक का शासन काल में भी देख सकते हैं, इस तरह पूछेगा नहीं। हाँ, संगम साहित्य जो साउथ में कब होता है, 320 से लेकर 300 AD के बीच में। कनिष्क का शासन काल देख लीजिए। गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है यहाँ 320 ईस्वी में AD में हो रहा है। वल्लभी की परिषद जो जैन साहित्य से जुड़ा हो लगभग ये देखिए 512 और 521 के आसपास का टर्म समय बता रहा है। हर्षवर्धन का टाइम काल बता रहा है। वैन सांग इंडिया देखिए यही पूछ देगा 630 से लेकर 600। एनसीईआरटी का डेटा है, आप इसको आराम से कर। अपुल के फिंदु साउथ का है इतना है। तो कहते हैं ये है कि आपको ऐसी चीज़ों पर फोकस करना। आगे चलते हैं और क्लास क्या कहते हैं 6-7 में ये है कि नैनार और अलवार। आपको पता है कि देखिए इंडिया में जो है जो भक्ति परंपरा की जो शुरुआत आपको साउथ से होती है, साउथ भारत से, और धीरे धीरे महाराष्ट्र होते हुए नॉर्थ इंडिया पहुंचता है। तो साउथ जो इंडिया में नैनार और अलवार नाम के जो एक संत के समूह होते थे। तो नैनार जो है मतलब कि शिव जी की पूजा करते थे, अलवार मतलब विष्णु जी की पूजा करते थे, ठीक है ना। तो नैनार जो संत थे देखिए कुल मिला के 63 नैनार संत थे जो कुम्हार और प्रेस कामगार, किसान, फिकारी, सैनिक सब जाति से होते थे। और सबसे बड़ी बात है इसमें महिलाएं भी होती थी। कुछ का नाम देखिए अप्पार, समंदम, सुंदरार, मनिका व सागर, ठीक ना। इनके गीत है तेबड़म और तिरचा वचन। पूछ देगा ये दोनों किससे संबंधित है, नैनार हो गया। अलवार के 12 संत थे जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आते थे। पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, ठीक ना। ये देखिए सब नाम है खतरनाक टाइप का, और इनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा सा जीवन आपका आसान हो सकता है। बाकी देखिए अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सिंपल पूछता है शंकर देव जो उस समय थे कहाँ, किस एरिया से थे। देखिए यहाँ असम दिख रहा होगा, 15वीं से लेके 16वीं शताब्दी के बीच में। गुरु नानक जी देखिए पंजाब के इलाके में यहाँ पे हैं। दादू देखिए राजस्थान में, मीराबाई भी कहाँ राजस्थान में है। सूरदास कहाँ उत्तर प्रदेश में, रामानंद कहाँ उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। फिर देखिए कबीर जी है, रैदास हैं, वल्लभ हैं, तुलसीदास हैं। फिर देखिए चैतन्य महाप्रभु हैं। फिर देखिए महाराष्ट्र में एकनाथ हैं, तुकाराम है, नामदेव है। फिर देखिए कर्नाटक में यहाँ बासवन्ना जी दिखाई पड़ेंगे, यहाँ पे रामदास आपको इधर दिखाई पड़ेंगे। फिर यहाँ साउथ में देखिए रामानुज हैं। तो यहाँ पे देखिए जनेश्वर हैं महाराष्ट्र। और एक नरसिंह मेहता, बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, नरसिंह मेहता का संबंध किस इलाके, देखिए गुजरात से। आप देखिए मैप में सीधे दिया हुआ है कब कहाँ, और यही फैक्ट क्वेश्चन पूछा है। एक नम्मालवार देखिए 19वीं शताब्दी के साउथ
इंडिया में यहाँ पे है। तो ये देखिए, अगर क्रम लगाने पूछ देगा कि कौन कौन से किस ईयर में थे, तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली चीज़ें मिल जाएगा। और यहाँ तक यूपीएससी भी क्वेश्चन यहीं से बनाता है, यूपीएससी यहीं से कि क्रम है कौन संत पहले आए कौन संत बाद में आए। थोड़ा सा इसको वीडियो पॉज करके एक बार आप इसको देख सकते हैं और अच्छे से। बाकी जो है, हाँ, एक बार क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रपति भवन जो आपका है वो कहाँ पे है? रायसीना पहाड़ी पर है, ठीक ना, रायसीना पहाड़ी पर है, ध्यान रखें राष्ट्रपति भवन। तो ध्यान रखें, तत्कालिक शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। एडवर्ड लैटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 आर्किटेक्ट ने नई दिल्ली और इसकी इमारत का डिजाइन किया। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी एक बार पूछ चुका है, मैं वहीं से इसको लिया हूँ। मतलब कि जो मेरा एक्सपीरियंस का था उसी बेसिस पे मैं बताने का आपका कोशिश किया हूँ, ठीक ना। बाकी जो ध्यान देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी उस समय कलकत्ता ही था, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। एक आपके फैक्ट हो गया, ठीक है। फिर 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया, तो इस मौके पर दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाया गया। जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक दरबार 12/1911। इस दरबार में देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख से ज़्यादा भारतीय राजा महाराजा सब लोग शामिल। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने लोग शामिल हैं, तो क्या कीजिएगा उसमें, आपको पता होगा तभी आप बना पाएंगे। अब देखिए चीज़ और ध्यान रखिए, कुछ फैक्ट है, क्लास 9th एनसीईआरटी का है, वो है इसमें कि ब्रेंडिफ नाम का एक अंग्रेज था, 1864 में भारतीय वन सेवा का स्थापना किया। 1865 में भारतीय वन अधिनियम को इसको एक्ट को किया गया। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1906 देहरादून में हुआ। और यहीं पे जो ना एक साइंटिफिक फॉरेस्ट्री भी की तरफ ना कैसे वनों का बेहतर प्रयोग किया जा सके, इसके लिए अंग्रेज ने सब काम किया था। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है। अब जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब आप पढ़िएगा क्लास 10th के एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी हिस्ट्री में, तो हिंद स्वराज पुस्तक 1909 में लिखा गया, ठीक ना। और उसमें वह सहयोग ही क्यों, मतलब कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी कहते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा। अगर हम उससे नॉन कोऑपरेट करेंगे तो चीज़ें अपने आप यहाँ फैल जाएंगे और हमको स्वराज की क्या हो जाएगी, स्थापना हो जाएगी। 68 का क्वेश्चन गिरमिटिया मजदूर रामचंद्र बाबा के बारे में पूछ चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में अवध के सन्यासी बाबा कौन थे? रामचंद्र नेतृत्व कर रहे थे, जो कि गिरमिटिया मजदूर थे, ठीक है ना। बाकी इसमें ये अवध के इलाके में 1920 में नेहरू जी भी इस इलाके में दौरा करने आए थे। अब ये तो खैर इस बार पूछ दिया रामचंद्र बाबा के बारे में। जब आप उस क्लास 10 के एनसीईआरटी को पढ़ेंगे जिसमें भारत में राष्ट्रवाद का टॉपिक है, तो ये तो हो गया अवध के किसानों ने भाग लिया। उसके बाद भी और भी चीज़ें जो उस समय चल रहा था, असम के बगानों में स्वराज चल रहा था। अब यहाँ क्या है देखिए, 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट आया था। इसके तहत चाय के बगान में काम करने वाले मजदूरों को बिना परमिशन बगान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। यह परमिशन उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। अगर मान लीजिए कभी किसी के घर में डेथ हो गई, किसी की शादी है, फिर भी इस मजदूरों को वहाँ नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलता था। लेकिन जब इन लेबर ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का नाम सुना, तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगान छोड़ दिया, अपने घर चल दिए। उन्हें लगता था कि अब गांधी राज आ गया है, इसलिए अब तो वो हर एक गांव में जमीन मिल जाएगी, लेकिन वे मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी को लोग एज ए देवता मतलब कि एक्सेप्ट कर रहे हैं। और मैं अपने टेलीग्राम में इस चीज़ को शेयर भी करूँ, क्लास 8 के एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक ना। तो ये चीज़ ध्यान, और बीपीएससी कवर वहाँ से पूछ भी चुका है। ये तो हो गया चाय के बगान का मामला। अब आइए एक और मामला, असम के असम आंध्र प्रदेश में गुडैम की पहाड़ी है और वहाँ इस समय एक आदमी है अल्लरू सीताराम। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार के लिए मेरे ख्याल हो सकता है, अल्लरू सीताराम अपने वहाँ के जनजाति आदिवासी लोगों को ये विश्वास दिलाया कि मेरे पास कुछ विशेष पावर है और अपने पावर के जरिए हम क्या कैसे कब खगोलीय होगा, कौन सा बीमारी कोई पड़ा, हमें उसे कोई गोल मतलब अब जैसे नहीं बिरसा मुंडा और जो सिद्धू कानू जो अपने जनजातीय विद्रोह में अपने लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम पावरफुल हैं, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यहाँ वो काम अल्लरू सीताराम जी करते हैं। और ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात है, उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। स्टेटमेंट पूछ सकता है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने को क्या किया, प्रेरित किया।
ठीक ना। और उन्हें दावा था कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए आज़ाद हो सकता है, ठीक ना। गुडैम, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि गुडैम की पहाड़ी आंध्र प्रदेश में, और 1924 में इनको फांसी की सजा दे दी गई और अपने बीच में लोकनायक बन चुके थे। आगे इसी चैप्टर में जब आइएगा तो अविंद्रनाथ टैगोर 1905 में भारत माता का क्या बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, फिर इसी में कुछ और जो फैक्ट जो हमको लगा कि नहीं आपको जानना चाहिए। देखिए, जब बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था, एक तिरंगा झंडा था, हरा, पीला और लाल रंग का तैयार किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधि एक अर्धचंद्राकार दर्शाया गया था। अब देखिए, ये किसी बुक में हम तो शायद नहीं पढ़े, लेकिन इनफैक्ट दिया हुआ है क्लास 10th के। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल रंग था। पूछ देगा, इसके मध्य में गांधीवादी चरखे का चिन्ह, हाँ, की बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक ना, जो कि स्वावलंबन का प्रतीक था। तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ऐसा पूछा। आगे देखिए, हाँ, ये यहाँ पे कि यहाँ पर आपको एक है 1880 में एक दुर्गाचरण राय ने एक उपन्यास लिखा था। आपका नाम रखिए, याद रखिए, देव गानेर मर्तीय आगमन, मतलब धरती पर देवता का आगमन। मतलब ये एक जो क्लास 9 के एनसीईआरटी में फैक्ट दे दिया है इसको, बाकी इसका कोई किसी विशेष कनेक्शन नहीं। अब यहाँ पे एक सिंपल देख लीजिए, अंग्रेज मराठा युद्ध जब हुआ, मराठा की हार के बाद 1819 में बम्बई को बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित किया गया था, ठीक ना। ये चीज़ एक फैक्ट आपको याद रहना चाहिए। फिर कुछ में से एक और फैक्ट है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा जो कैसे कैसे इंडिया में कौन कौन सा क्या बना है, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही इसमें कोशिश करूँगा आपको बताने का। देखिए, एक राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक है बुद्ध गया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि, ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी देखिए ना, शिक्षक भर्ती में 2-3 राइटर का नाम पूछ लिया और कहाँ से पूछा है पता ही नहीं चल रहा है, और ऐसे सब एनसीईआरटी बुक से पूछा जा रहा है मेरे ख्याल से, ठीक ना। आगे चलते हैं इसमें, और जो है इसमें बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप लोग जानते ही होंगे जो इसमें चीज़ें। आगे यहाँ पे एक चीज़ देखिए, महात्मा बुद्ध का फैक्ट है कि शुरू में सिर्फ आपको पता है पुरुष ही महात्मा बुद्ध के संघ में शामिल हो सकते थे। बाद में महिलाओं को भी परमिशन मिला। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं को संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी थी। कई स्त्रियां जो संघ में आई वो उस धम्म की उपदेशिकाएं बन गई, मतलब कि उपदेश देने वाले बन गए। आगे चल के वो थेरी बनी, जिसका मतलब एक ऐसी महिला जो निर्माण प्राप्त कर लिया है। अगर क्वेश्चन बीपीएससी पूछ देगा थेरी का क्या मतलब है, ऑप्शन ए बी सी, तो आपको अगर ये एग्जैक्ट पता हुआ तो आप कॉन्फिडेंस साथ मार पाएंगे। श्रीलंका में जब बौद्ध धर्म पहुंचा तो वहाँ पे 2 ग्रंथ, दीपवंश, दीप का इतिहास, और महावंश, महान इतिहास किताब वहाँ पे श्रीलंका सब में लिखा गया था। अब यहाँ पे मनुस्मृति, आपको पता है कि मनुस्मृति जो एक जो ग्रंथ है, तो एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछा कि मनुस्मृति का संकलन कब किया गया, तो सबसे महान मनुस्मृति जिसका संकलन 2000 BC से लेके 200 BC से लेके 200 AD के बीच में किया गया। ये डेट याद रखिएगा। बाकी कुछ और भी जैसे कि धर्मसूत्र है, धर्मशास्त्र है, वो 500 BC के आसपास इसका संकलन किया गया। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का चर्चा दिया गया। ये क्वेश्चन एक बार कहीं पूछ चुका। मनुस्मृति में पहली, चौथी, 5वीं, 6ठी विवाह पद्धति का अच्छे से दिया गया, मतलब कुल मिलाकर 8 विवाह, लेकिन इसमें जो ना आपका मैंने 4 कौन सा अच्छा कौन सा खराब है वो दिया गया है, ठीक। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसमें एक पूछ सकता है, देखिए पहला विवाह क्या है, कन्या का दान, बहुमूल्य वस्त्रों अलंकारों से विशोभित कर उन्हें वेदज्ञ वर को दान दिया गया जाए, जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित, पिता की सहमति से शादी हो रहा है। चौथा क्या है, पिता वर वधू युगल को यह कहकर करता है कि तुम अपने साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो, तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्यादान कर देते। इस तरह विवाह का जो प्रकार ध्यान रखिए। आगे चलते हैं, ये तो यहाँ वही यहाँ देखिए, जो मनुस्मृति में जो है, मनुस्मृति में पुरुषों के लिए जो है धन अर्जित करने की 7 तरीके बताए गए हैं। जैसे भी उनका विरासत हो गया, खोज करके, खरीद करके, जीत करके, निवेश करके, कार्य करके, और फजों द्वारा भेंट की गई स्वीकार करके, ठीक ना। स्त्रियों के संपत्ति के 6 तरीके हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने वधुगमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में, तथा भ्राता, माता, पिता द्वारा दिया गया उपहार। इसके अलावा परवर्ती काल में मिली भेंट
और तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से प्राप्त किया हो। अब ऑप्शन देगा ABCD कौन सा उसका था, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, ये ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अगर ऐसा बना देगा तो चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये बुक में NCERT में है तो पूछ सकता है, क्योंकि NCERT का मतलब है कि वो आपको पता होना चाहिए, बस ये जानिए। बाकी महाभारत जो किताब है उसका बाद में एक आलोचनात्मक संस्करण तैयार करने के लिए भारत सरकार ने मतलब 1919 में प्रसिद्ध विद्वान संस्कृत VS सुकथांकर के नेतृत्व में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि महाभारत के, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया में महाभारत किसी एक नहीं बल्कि कई भाषाओं में लिखा गया है, तो जितनी भी भाषाएं की महाभारत लिखी गई उन सबको एक प्रोजेक्ट रूप में काम करने का इन्हीं को दिया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक यूनानी समुद्री यात्री रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रेशन सी का मतलब ये एक कि कौन लिखा है इसका नाम नहीं, लेकिन हाँ एक यूनानी समुद्री यात्री लिखा है, ये NCERT का डेटा है, ये भी BPSC क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन किसी उसका नाम नहीं है जो इसका एग्जैक्ट कौन लिखा है, लेकिन हाँ एक समुद्री यात्री था, ऐसा NCERT का डेटा है। ठीक, बाकी एक चीज किताब का नाम याद रखिएगा, मुंतखाब उत तवारीख, ये किसने लिखा है, ये अब्दुल कादिर बदायूनी, ये क्लास 11th का NCERT में ये चीज़ें हमको दिखाई पड़ा। ठीक ना, आगे यहाँ पे कुछ चीज़ें जो और देख लीजिए मुगल काल का है। देखिए केंद्र में स्थापित कार्यों के विभिन्न प्रांतों को सूबा कहा गया। ठीक ना, अभी भी तो देखिए कुछ मंत्री यहाँ पे आपको पता ही है सब। हाँ, प्रत्येक सूबा कई प्रकार में बटा था। ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। फिर परगना क्या था, उपजिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। कानूनगो कौन था, राजस्व आलेख रखवाला था। चौधरी कौन था, राजस्व संग्रह प्रभारी था। ये क्वेश्चन BPSC इस बारे से आकर के पूछ सकता है। बाकी जो अकबरनामा जो अबुल फजल ने लिखा है उसको 3 जिल्द मतलब 3 पार्ट आप समझ सकते हैं। अकबरनामा 3 पार्ट में है। प्रथम जो 2 पार्ट है उसमें उसका अकबर का इतिहास, उनके पापा मम्मी पूरा कहानी है, और तीसरा जो वो है आईने अकबरी, वो है आईने अकबरी जिसमें जो है ना उनका जो जीवन काल का देखा ना, पहले जिल्द में आदिम काल से लेकर अकबर के जीवन के बारे में है, फिर दूसरा जिल्द में 46वें शासन वर्ष तक खत्म होती है, और अगले वर्ष फिर जो है ना अगले वर्ष ही अबुल फजल राजकुमार सलीम द्वारा तैयार किए गए षड्यंत्र का शिकार हो गए। सलीम के शाह पधारी वीर सिंह बुधरा उनकी हत्या कर दिया। बाद में जो है ना उसको किसी और ने पूरा किया। सिंपल ध्यान रखिएगा कि अकबरनामा में 3 जिल्द है। ठीक ना, तो तीसरा जिल्द में आईने अकबरी है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आपका जो है हाँ, ये देखिए एक नस्तलीक शैली था मुगल काल में एक लिखने की परंपरा, तो जिसे अकबर के दरबार के सबसे अच्छे फुलेलक मतलब लिखने वाले को क्या बोलते हैं, फुलेलकों में से एक कश्मीर के मोहम्मद हुसैन थे, तैयार किया गया। इसके अक्षरों को विशुद्ध समर्थित घुमा वाली करदानी में इसको जरीन कलम या सोने की कलम की किताब से नवाजा, मतलब इतना अच्छा लिखता था ये, इसको ये सोने की जो है कलम का किताब दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे क्वेश्चन तो पूछता है। बाकी एक किताब का नाम है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया, ये इरफान हबीब ने लिखा। इस पर क्वेश्चन है BPSC 64 या 65 में इरफान हबीब या और भी जो हिस्टोरियन है उसके बारे में पूछा है। जब विजयनगर साम्राज्य में एक अमर नायक प्रणाली था, अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख एक राजनीतिक खोज था। अमर नायक उसके सैनिक कमांडर होते थे, और राय मतलब जो कि शासक को राय कहा जाता था विजयनगर साम्राज्य, राय द्वारा प्रशासन के लिए राज क्षेत्र उनको दिया जाता था। तो अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य में था, बस इतना आप ध्यान रखेंगे चीज़ें आपके लिए बेहतर होगा। नेक्स्ट आपको पता है कि विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना कृष्णदेव राय जी ने किया था। आगे चलते हैं। शासक और व्यापारी के बारे में इसमें कुछ जो हमको इम्पोर्टेंट लगा। देखिए साउथ बिहार में जो है, साउथ बिहार बोलते हैं इंडिया में, साउथ इंडिया में जो है क्या था, एक कुदरई और चट्टी अथवा इसको घोड़े के व्यापारी को कहते थे। ये लगभग 1500 ईस्वी के आसपास का घटनाक्रम है। ठीक ना, तो ये चीज़ें आप इसमें ध्यान रखिएगा। कुछ चीज़ें और इसमें जो है कि विजयनगर साम्राज्य में जो ये जो क्वेश्चन BPSC यहाँ से पूछता है व्यापार के बारे में कि इस काल में चूंकि युद्ध बहुत होता था इसलिए अश्व सेना बहुत ही होना जरूरी था, इसलिए राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़े इंपोर्ट महत्वपूर्ण था। इंपोर्ट क्या था, इस प्रकार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा ये नियंत्रित था। ठीक है, अरब व्यापारियों के स्थानीय समूह कुदरई या चट्टी अथवा घोड़े के व्यापारी कहे जाते थे, इसमें भाग लेते थे। 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए, ये पुर्तगाली थे जो महाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए, व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किए। उनकी बेहतर समकालीन रणनीति विशेष रूप से बंदूक के प्रयोग उन्हें इस काल में
एक उलझी और राजनीतिक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में क्या किया, मदद की। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों, रत्नों के अपने बाजार के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। ठीक नहीं, पर ध्यान रखिएगा। बाकी एक कॉलिन मैकेंजी के बारे में जान लीजिए। ये 1754 में इनका जन्म होता है। 1815 में भारत का ये पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखिएगा, पहला था ये फैक्ट हो गया। नेक्स्ट, हाँ, शंकर देव जी के बारे में मैंने बता ही दिया। 15वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में असम में शंकर देव वैष्णव धर्म के प्रमुख प्रचारक थे। बस इतना आप ध्यान रखेंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएगा। बाकी इसमें जो है, हाँ, शंकर देव की प्रमुख काव्य है कीर्तन घोष है। ये यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ से पूछे, यूपीएससी यहीं से, ये पूरा जो आपको दिया ना ये कटिंग, ये क्लास 11 था, 12th का कटिंग का मैं ये लिया हूँ। ये क्वेश्चन यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछा है। बाकी कबीर जी का जो है, जो बानी है, उनका जो किताब किसमें किसमें संकलित है, देखिए। पहली बात तो कबीर बीजक कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों में संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथ से भी है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में भी संकलित है, ठीक ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। यूपीएससी को फन यहाँ से पूछ चुका है, कबीर के जो ना पंक्ति आदि ग्रंथ में है या नहीं, हाँ है, ठीक ना। बाकी जो आपको पता है कि जब सूफी संत का एक चिश्ती सिलसिला होते हैं, उनके जो पहले कौन थे, शेख मुईनुद्दीन चिश्ती, अजमेर में इनका दरगाह है। बख्तियार काकी इनके शिष्य थे, दरबार कहाँ है, दिल्ली में है। फिर इनके काकी के शिष्य हो गए कौन, गजे सिकंदरी, कहाँ, ये पाकिस्तान में। इनके शिष्य हो गए औलिया निजामुद्दीन औलिया का कहाँ दरगाह है, दिल्ली में। फिर एक है शेख नफरुद्दीन चिरागे दिल्ली, ये कहाँ पे, दिल्ली में। ये इनके चिश्ती सिलसिला के प्रमुख जो है ना, ये लोग हो गए संत। बाकी झेलम नदी, श्रीनगर के झेलम नदी के किनारे बनी शाह हमदान मस्जिद, कश्मीर की सभी मस्जिदों में इसको मुकुट का नगीना कहा जाता है, मुकुट का नगीना, तो कहाँ पे है, कश्मीर में। बाकी भक्ति परंपरा में साउथ इंडिया में कर्नाटक की वीरशैव परंपरा, इसको किसने शुरू किया था, बासवन्ना, ये डेट याद रखिएगा, 1106 से लेकर 68 तक के जन्म लिए थे। बासवन्ना पहले जैन मत को मानते थे, बाद में जो है ना ये उसमें चालुक्य के दरबार में मानते थे। बाकी वीरशैव मतलब शिव के वीर, और ये अपने में लिंगायत इनको कहा गया, और लिंग धारण करने की वजह से इनको ऐसा कहा गया। बाकी मैं साउथ इंडिया में जो भक्ति की परंपरा था, उसमें कई महिलाएं थी, चाहे अलवार के संत हो या नैनार के संत हो। उसी में एक अलवार स्त्री का नाम है अंडाल, ये खाली नाम याद रखिएगा, अंडाल, ठीक ना। एक और शिव भक्त का नाम है आपका करिकाइल अम्मायिर, ये क्लास आपके 12th के बुक में दिया हुआ है, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी एक और है कि जो 10वीं शताब्दी तक आते आते 12 अलवारों की रचनाओं का एक संकलन किया गया, जो नल इरा दिव्य प्रबंधम कहा गया। 4,000 पावन रचनाएं के नाम से जाना था। 10वीं शताब्दी में अपार सबंदर और सुंदरार की कविताएं तबड़म नामक संग्रह में रखी गई, जिसमें कविताओं का संगीत के आधार पर होगी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। बाकी ये क्लास 12th के एनफैटी में दिया हुआ। बाकी ये कुछ यहाँ पे क्रम है, इसको आप देख लीजिए। जैसे कि यात्री के बारे में ये है मोहम्मद इब्न अहमद अबू रेहान अल ब्रूनी, उज्बेकिस्तान से आया हुआ है। ये खाली डेट ये आप याद रखिएगा। मार्को पोलो इटली से, फिर इमरुता मोरक्को, एक क्वेश्चन से पूछ चुका, इसी शिक्षक भर्ती में एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए इसका ईयर याद रखिए, डेट याद रख सकते हैं। अब्द अल रज्जाक कमाल इन कितना समरकंदी, बड़ा लंबा नाम है, समरकंद से आया, देखिए ये डेट है। अफानासी निकितन, ये देखिए रूस से आया था, ये इसका डेट याद रखिए। इंडिया में इतना फर्क होता है। 16 में देखिए कौन आया, भारत क्या था, बारबोसा, ठीक है ना, पुर्तगाल से, जब पूछ चुका है। सईदी अली रेइस तुर्की से आया, इसका डेट याद रखिएगा। अंतियो मान सेरेत स्पेन से आया हुआ है। फिर महमूद वली वल्क से आया हुआ है। पीटर मुंदी इंग्लैंड से आया हुआ है। टेवर्नियर ये फ्रांस से आया हुआ, और वर्नियर भी कहाँ से आया हुआ, फ्रांस से। ये क्रम याद रखिए, इसको वीडियो पॉज कर लीजिए, बाकी इसका पीडीएफ फिर कर दूंगा। ये यहाँ से क्वेश्चन तय है आना, तय है कि यहाँ से आएगा ही आएगा, ठीक है ना, नहीं आने का कोई चांस ही नहीं होता है। बाकी किताब उल हिंद जो है अलबरूनी का कृति है। इसमें एक विशाल ग्रंथ है, जिसमें कि धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, सब कुछ, रीति रिवाज, सब कुछ इंडिया के बारे में इसमें लिखा गया है। और क्वेश्चन पूछेगा स्टेटमेंट में, इसमें सब कुछ दिया हुआ किताब उल हिंद में, ओके। बाकी कुछ 57 की क्रांति की अगर हम बात करें तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 10 मई 1857 दोपहर मेरठ छावनी में विद्रोह शुरू हुआ। 11 मई को सुबह तड़के यहाँ पहुँच गए मुगल सम्राट बादशाह, नमाज पढ़कर उठे ही थे। उसमें रमज़ान का महीना था, ये ध्यान रखिएगा, रमज़ान का, ये न्यू एनफैटी का कॉन्सेप्ट है। बाकी इसमें मुगल बादशाही जब बता ही दिया था।
हाँ, नेक्स्ट एक चीज जो 57 की क्रांति था उसमें ये अफवाह हमारे विद्रोहियों और सैनिकों के मतलब हमारे जो लोगों के बीच ये पहुंची कि प्लासी की जंग के 100 साल पूरा होते ही 23 जून 1857 को अंग्रेज राज खत्म हो जाएगा। ये अफवाह था, डेट याद रखिएगा, बीपीएससी डेट पे फोकस करता है, ठीक ना। फिर एक अवध में जो अवध को बहुत ही खतरनाक तरीके से अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो एक जो है ना एक स्टेटमेंट ये याद रखिएगा, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, मतलब अवध के बारे में कहा गया है। 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा है, ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ठीक ना। और ऐसा है क्योंकि अवध में जिस तरह से वहाँ के नवाब को भगाया गया तो जनता में एक आक्रोश हो गया, और कहा जाता है कि अवध के लोग सबसे ज़्यादा मतलब कि सैनिक में थे, ब्रिटिश के सैनिक में थे, और वहाँ विद्रोह ज़्यादा खतरनाक तरीके से हुआ। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और 56 में इस रियासत को जो है ना ये ब्रिटिश सरकार ने अपने में मिला लिया था। ये सब तो आप जानते ही होंगे। एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है, रेजिडेंट क्या होता है? रेजिडेंट क्या होता है? गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था, उसे ऐसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष में नहीं था, प्रत्यक्ष शासन मतलब उसके रेजिडेंट होते हैं, और वो राजा वहाँ क्या करेगा कैसा करेगा ये सब इसको पता होता था। इसका नाम था रेजिडेंट। ओके, सहायक संधि आपको पता है कि लॉर्ड वेलिंगटन लाया है कब? 1798 में। इसका देखिए मेन क्या था, अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा से रक्षा करेगा, सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी, सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी के रखरखाव की व्यवस्था में तक खर्चा देना पड़ेगा। एक और है आपका, सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा, ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा ले पाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि सहायक संधि की प्रमुख बातों पर विचार कीजिए, 1 2 3 4 के समय दे देगा, तो ऐसे अगर सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा तो आप इसका जवाब जो है ना इजीली दे पाएंगे। आगे चलते हैं। हाँ, तो नवाब को जब वहाँ फिर अवध के नवाब को जब वहाँ फिर निष्कासित कर दिया तो उस समय एक कहता है कि देह से जान जा चुकी थी, शहर का काया बेजान थी, कोई सड़क कोई बाजार घर ऐसा ना था जहाँ जाने आलम, मतलब वहाँ के नवाब को कहा जाता था, बिछड़ने पर बिलाप का शोर ना गुजरा हो। एक लोकगीत में इस बात पर शोक व्यक्त किया गया, अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन हो। अगर क्वेश्चन ये पूछ देगा यही कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक अगर दे देगा कि एक संबंध किसके बारे में है, तो ये जो है ना अवध के नवाब को जब वहाँ से निकाल दिया गया नवाब फैज़ अली खां को, तब ये जो है ना ये वहाँ की जनता जो है उस समय ना एक जो देखा इन चीज़ों को, तो इसके बारे में जो यहाँ पे कहा गया है। मतलब जो वाजिद अली शाह जो थे यहाँ के नवाब, बहुत ही फेमस थे, अच्छे आदमी थे, लोग उनको बहुत सम्मान करते थे, जनता ऐसा बोल रही है आगे। इसमें जो है 1857 की क्रांति को एक नए तरीके से लिखने की कोशिश की जा रही है। तो नए एनसीईआरटी में एक ना आजमगढ़ घोषणा पत्र का जिक्र किया गया। सिंपल ध्यान रखिएगा, आजमगढ़ घोषणा 25 अगस्त 1857 को है। ये किससे संबंधित है? क्रांति से। विद्रोही क्या चाहते थे इसके बारे में जानकारी मिलता है। एक मैं लाइन यहाँ पढ़ के सुनाता हूँ। यह सर्वविदित है कि इस युग में हिंदुस्तान के लोग, हिंदू और मुस्लिम दोनों ही, अधर्मी और षड्यंत्रकारी अंग्रेजों की निरंकुशता उत्पन्न से त्रस्त है। इसलिए देश के सभी धर्मांध लोगों को, खास तौर पर जिनका मुस्लिम शाही परिवार से ताल्लुक रहा है, जिन्हें लोगों का धर्मरक्षक को स्वयं माना जाता है, अपनी जीवन संपत्ति को जनता की कुशल क्षेम के लिए होम कर देना चाहिए, मतलब कि जनता के लिए कुर्बान करना चाहिए। ये आजमगढ़ घोषणा है, 25 अगस्त 1857 का है, न्यू एनसीईआरटी का है, आप देख लीजिए। बाकी उसमें कितना है सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। भारत में जो शहरीकरण का डेटा है एक 1881 से लेकर 1942 के बीच में, देखिए 1891 में जो जनगणना हुआ, कुल आबादी में शहरी आबादी 99.4% था। 1901 में 10%, 11 में इतना। ये डेटा याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी परसेंटेज बीपीएससी पूछ देता है, ठीक ना। पहला हिल स्टेशन, छावनी की तरह हिल स्टेशन मतलब पर्वतीय सैरगाह भी औपनिवेशिक शहरी का विकास का एक प्रमुख पहलू था। हिल स्टेशनों की स्थापना और बसावट का संबंध सबसे पहले ब्रिटिश सेना की जरूरत के लिए था। शिमला, वर्तमान शिमला का स्थापना गोरखा युद्ध के दौरान की गई, ये ध्यान रखिए शिमला में, ठीक ना। बाकी इसमें अंग्रेज मराठा युद्ध के कारण अंग्रेजों ने दिलचस्पी माउंट आबू में बनी, जबकि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजा से छीन लिया गया। ये सब हिल स्टेशन था। बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। पहला हिल आपका शिमला हो गया, बाकी यहाँ माउंट आबू है, फिर आपका कौन सा दार्जिलिंग है, ये सब ध्यान रखिएगा।
देन जो हाँ जो 1911 में गेटवे ऑफ इंडिया जो बम्बई में वो बना है, क्यों? वो जो जॉर्ज पंचम उनकी पत्नी मेरी के स्वागत के लिए बनाया गया था और ये गुजराती शैली में बनाया गया है, ठीक ना। उद्योगपति जमशेद जी टाटा ने इसी शैली में ताजमहल होटल बनाया था, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, एक इतिहासकार हैं चंद्रन देव नेशन, इनका कहना है दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी को महात्मा बनाया है। कौन पूछेगा कि किसने कहा कि गांधी जी को महात्मा बनाया दक्षिण अफ्रीका में? तो चंद्रन देव नेशन नाम के इतिहासकार हैं। बाकी एक चीज़ ध्यान रखिए, गांधी जी हमारे देश में जब 1915 में आए तो पहली बार जो है ना इनका पब्लिक में उपस्थिति कहाँ था, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। पब्लिक जो इनका अपीयरेंस जो पहली बार हुआ फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में, ठीक ना। तो इस समारोह में जब इनकी बोलने की बारी आई तो देखिए क्या बोलते हैं। इनका जो मेनली जो चिंताएं ये था कि इनका एक सिंपल ही कहना था, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक आप अपने को इस अलंकार से मुक्त ना कर लें और इन्हें भारत के अपने हमवतनों, मतलब कि जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, लाखों लाख देश के गरीब, जब तक आप उसको इसमें शामिल नहीं करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन में, तब तक हमको असली आज़ादी नहीं मिलेगा। सिर्फ ये ऊपरी लोगों का बन के रह जाएगा और ऐसे आज़ादी का कोई मतलब भी नहीं था, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी गांधी जी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर थे, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है, लुई फिशर का नाम याद रखिएगा। लुई फिशर अपने किताब में असहयोग आंदोलन लिखते हैं कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग का ही नाम है, क्योंकि असहयोग आंदोलन में गांधी जी चाहे अपने काम से या अफवाह से काफ़ी फेमस थे और ये क्लाफ न्यू एनसीईआरटी खुद कहता है, ठीक ना। चलिए तो आगे एक दो और मैं यहाँ पे हाँ, असहयोग आंदोलन जब गांधी जी को जेल में डाल दिया गया तो उनकी कार्रवाई जो है ना, जो कर रहे थे जज CN ब्रूमफील्ड, उन्हें सजा सुनाते हुए एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने कहा, इस तथ्य से नकारना असंभव है कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है उसका अथवा करूंगा, आप उनमें से अलग कैटेगरी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे अलग मत भी रखते हैं वे भी आपको उच्च आदर्श और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ ने गांधी जी को 6 साल के लिए सजा सुनाई थी, जरूरी था। लेकिन जज ने कहा, यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना असंभव हुआ तो इससे मुझसे ज़्यादा कोई भी खुश नहीं होगा। तो आप किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किस आंदोलन संबंधित था, किस घटनाक्रम संबंधित था, किस जज का नाम क्या था, तो ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हाँ, मैं जैसा पता है एनसीईआरटी का कहना है कि गांधी जी जहाँ भी गए वहाँ उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाहें फैल गई। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों के कुछ तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है तथा उनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों को निर्देश देने की अफृत शक्ति है। कहने का मतलब ये है कि गांधी जी जो है ना, एक तक इनके बारे में कुछ अफवाह था, एक चमत्कारिक हैं, भगवान हैं, हर एक समस्याओं को ख़त्म करने का जो है ना ये है, ऐसा मतलब कि देश की जनता में ऐसा विश्वास पैदा हो गया। आगे देखिए, जब नमक यात्रा गांधी जी ने शुरू किया था, एक अमेरिकी पत्रिका का नाम है टाइम ने गांधी जी का एक मजाक उड़ाते हुए ये कहा था, गांधी जी की कटकाठी पर हंसी उसने व्यक्त किया था। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पैरों का खूब मजाक उड़ाया था जब यात्रा शुरू हुआ था, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी जब ये यात्रा आगे बढ़ा तो तब यही टाइम पत्रिका जो है ना कहा कि नहीं, अब इस यात्रा में गांधी जी को जो है ना ज़्यादा समर्थन मिले। स्टार्टिंग में बहुत मजाक उड़ाया था पत्रिका, लेकिन हाँ वही चीज़ है, स्टार्टिंग में जब आप कोई काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, दुनिया आपका खिल्ली उठाएगा, हाँ समय के साथ चीज़ें बेहतर हो जाता है। अब पृथक निर्वाचिका के बारे में गोलमेज सम्मेलन में दौरान महात्मा गांधी ने जो दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका के लिए खिलाफ अपनी दलित पेश करते हुए कहा, मतलब कि वो चाहते थे कि दलित लोग हिंदू से अलग नहीं, लेकिन अम्बेडकर जी का मानना था नहीं, अलग हमको क्या दीजिए, पृथक निर्वाचन कर देते। उनका ये मानना था जो अप्रफ लोग हैं के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान करने से उनकी दास्ता अस्थायी रूप ले लेगी। क्या आप चाहते हैं कि जो छुआछूत लोग हैं हमेशा के लिए अप्रफ ही बने रहे? पृथक निर्वाचिका से प्रति कलंक का यह भाव मजबूत हो जाएगा, मतलब और ये लोग अलग ही हो जाएंगे। ये गांधी जी का कहना था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना।
तो उन्हें इस बात की जरूरत है कि औपनिवेशिकता का विनाश किया जाए और यह लक्ष्य प्राप्त कर लें कि एक अरियल श्रेष्ठ वर्ग द्वारा कमतर वर्ग को थोप दी गई अवैध व्यवस्था भी समाप्त हो जाएगी। ये स्टेटमेंट पूछ सकता है किसने कहा है, तो गांधी जी ने कहा है, ठीक ना। बाकी जब गांधी जी की मृत्यु हो गई तो कई बड़े बड़े विद्वान ने अच्छा बात बोला था, संदेश बोला था। इसी में एक टाइम पत्रिका का जिक्र मैं करना चाहूँगा, वही टाइम पत्रिका अमेरिका का है। उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। पत्रिका ने कहा कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से परे मानव मात्र की समानता में विश्वास था। दूसरी तरफ एक धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की जीवनलीला समाप्त कर दी क्योंकि गांधी जी ऐसे कठिन क्षणों में दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। मतलब वही टाइम पत्रिका ने लिखा है। दुनिया जानती थी कि उसने उनकी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था, और ये समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत ही साधारण काम। मतलब ये टाइम पत्रिका इनके बारे में इस तरह का वर्णन कहता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जब देश आज़ाद हो गया, जब संविधान सभा गठित हुआ तो नेहरू जी का एक भाषण था कि हम सिर्फ नकल नहीं करने वाले हैं। मतलब कि जब हम जो संविधान बनाएंगे दूसरे देशों का कॉपी पेस्ट नहीं करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है किसने कहा है, तो मेनली जो संविधान जो सभा के जो मेंबर थे उनका सिंपल ये कहना था कि हम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं ये लोगों की इच्छाएं से इकट्ठा हुए हैं। तो कुछ बहुत सारा वाद विवाद इसमें हुआ था, ठीक ना। तो एक संविधान सभा के मेंबर थे सोमनाथ लाहिरी ने संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्याह साया दिखाई। उन्हें कहा कि हम लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश के ही तो बदौलत हुए, लेकिन नेहरू जी ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम यहाँ लोगों की इच्छाएं से जमा हुए हैं और हम जो काम करेंगे वो जो है अपने जनता के लिए काम करें। लेकिन लाहिरी जी का कहना था कि अंग्रेजों की योजना को साकार करने के लिए हम काम करें। जब बाद में इनकार नेहरू ने जवाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पूछा जा सकता है इस समय, ठीक ना। चलिए एक और जो है ना मद्रास के एक आदिवासी मतलब कि SC/ST से बिलोंग करते थे जे नागपा, इनका ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा था हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं और अब और कष्ट उठाने को तैयार नहीं हैं। हमें अपने जिम्मेदारियों का एहसास हो गया, हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनमानी है। मतलब इनका ये कहना है कि जो आदिवासी जनजाति लोगों का जो समस्या देश में हो रही थी उनके खिलाफ ऐसा बात करें कि अब हम कष्ट नहीं उठाएंगे, हमको कुछ अपना आज़ादी अधिकार या ऐसे कुछ आरक्षण चीज़ें चाहिए, ठीक ना। एक और है जो है मध्य प्रांत के श्री JK खांडेलकर, ये संविधान सभा के मेंबर है। उनका कहना था हमें हजारों साल तक दबाया गया है इस हद तक कि हमारे दिमाग हमारी देह काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी बहुत शून्य हो गया है, ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रह गए हैं, यही हमारी स्थिति है। तो अब ये सब संविधान सभा में जब आर्गूमेंट पेश हो रहा था ऐसी जब बातें उस समय बोला जा रहा था। आप इसको ध्यान रखेंगे तो हो सकता है पूछा जा सकता है, ठीक ना। बाकी जो है हाँ एक संविधान सभा के एक मेंबर थे कांग्रेस के सदस्य RB धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज़ उठाई थी कि हिंदी को ही संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य तो हिंदी नहीं समझते हैं तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि इस सदन में जो लोग भारत का संविधान रचने बैठे हैं हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं, वो इस सभा के सदस्य के पात्र नहीं हैं, उन्हें चले जाना चाहिए। बाद में जो है ना ये कुछ ज़्यादा ही मतलब कि एग्रेसिव बयान हो गया, तो बाद में बीच बचाव का दौर निकला और तब इसमें कहा नहीं हिंदी को नहीं बल्कि और भी भाषाओं को यहाँ पे जो है मान्यता दिया गया। ये जब आर्गूमेंट हो रहा था उस समय की बात है, ठीक है। बाकी जो है इसमें हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि महिलाओं को भी शामिल किया जाए नमक यात्रा में। तो यहाँ पे एक महिला का नाम याद रखिएगा कि समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया था कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक न सीमित रखें। कमला जी खुद उन असंख्य औरतों में से जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन किया था, ये ध्यान रखिएगा। कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी को कहा था कि इसमें महिलाओं का आप शामिल कीजिए। बाकी कुछ किताब का नाम न्यू एनसीईआरटी में दिया हुआ जो कि आपको जानना चाहिए। एक रोमिला थापर, ये क्वेश्चन शायद पूछ चुका है, अशोक एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्याज। देखिए बुक का नाम कहीं और जगह पर नहीं आ रहा है, चंद्रमा से या फनी गदर से नहीं है। आपका जो एनसीईआरटी किताब है, एनसीईआरटी किताब जब अच्छे से देखें उसके लास्ट पेज में ऐसे कई तरह सोर्स का नाम दिया। यहाँ पे देख लीजिए एक किताब है DN झा, अर्ली इंडिया लिखा है इन्होंने। R सालेमान इंडियन इपिग्राफी नाम का चीज़ है यहाँ पे। RS शर्मा जी का है मटेरियल कल्चर एंड सोशल इन्फॉर्मेशन। DC सरकार का है इंस्क्रिप्शन ऑफ द अशोक। बुक का नाम यही पूछ देगा, नाम देगा लेकिन कहाँ से पूछ देगा, लेकिन जो ये एनसीईआरटी से ही, इस पर थोड़ा ध्यान रखना। आगे कुछ चीज़ें हाँ देखिए 1500 BC के आसपास पाणिनि की रचना, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, संस्कृत व्याकरण है, पता है आपको। ये देखिए धर्मसूत्र इसमें बना है, ये आपका
त्रिपिटक का ये समय काल है, रामायण महाभारत का ये समय काल है, मनुस्मृति का बता ही दिया आपको। चरक ये इसका इस समय का काल है, पुराण का ये 200 ईस्वी है, भरत मुनि का नार्फत 300 ईस्वी में है, ये सब ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें ये सब खगोल गणित साथ आर्यभट्ट का बराबरी का इस समय काल मोटा मोटी ये है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन एक दो पूछा जा सकता है। बाकी A.L. बासम का किताब है द वंडर दैट वाज इंडिया, कई बार कई एग्जाम में पूछ चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है, ठीक ना। N. भट्टाचार्य इंडियन रिलीजियस हिस्टोग्राफी, इनका किताब का ये है, देख लीजिएगा। एक और यहाँ पे एक बुक था यहाँ पे, हाँ ये रिचार्ड एफ गोम्ब्रिज थेरवाड बुद्धिज्म का एक किताब उन्होंने लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। बेंजामिन रोलैंड का भी है द आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, इस सब किताब का नाम है जो पूछा जा सकता है। बाकी यहाँ पे कुछ बंजारे थे उस समय, ये 9th क्लास के एनसीईआरटी का है, जैसे कि गुज्जर बकरवाल जो मतलब कि उत्तराखंड के इलाके जम्मू कश्मीर में थे, सॉरी। गद्दी देखिए यहाँ पे है, भोटिया गुज्जर यहाँ पे है, आपका मोनपा इधर है, बंजारे देखिए मध्य प्रदेश में, बंजारे यहाँ भी है, रायका देखिए राजस्थान में है, मलधारी गुजरात में है, धंगर महाराष्ट्र में है, कुरमा कुरबा गोल्ला ये सब कहाँ है, कर्नाटक में। ये पूछेगा मैचिंग में, ये क्लास 9 के एनसीईआरटी में दिया। बाकी गांधी जी हिटलर को पत्र लिखे थे सेकेंड विश्व युद्ध शुरू से पहले, डेट याद रखिएगा, हिटलर को गांधी जी का पत्र 23 जुलाई 1939 का डेट याद रखिएगा। बाकी हिटलर ने जवाब दिया था कब, 24 दिसंबर 1940 को, हो सकता है डेट पूछ दे क्योंकि सब लेटर एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे चलते हैं। हाँ नेहरू जी ने जितना भी लेटर लिखा था, चाहे गांधी जी को कहीं अगर किसी को लिखा था, उन्होंने एक पूरा ना लेटर का संकलन तैयार किया था, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नाम से, नेहरू जी का है, ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे चलते हैं। इसमें हाँ एक चीज़ ना, जब एक लॉर्ड विलिंगटन नाम का एक वायसराय था, उसने वो कहता है गांधी जी के बारे में, अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती, वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती। देखता हूँ कि अमेरिकी प्रेस उसको, मतलब यही चीज़ है ना, ये नमक सत्याग्रह के आसपास का ये स्टेटमेंट पूछे कौन किसने कहा है, ठीक। बाकी कुछ बुक का नाम यहाँ देख लीजिए, शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम प्लाफी टू पार्टी फॉर ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, अच्छा बुक है ये, इसका नाम याद रखिएगा। एस सरपल्ली गोपाल, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी खंड, ये बुक का नाम है इसका। डेविड हार्डिमन गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स, ये किताब का नाम है। ज्ञानेंद्र पांडे का द एडेंसी ऑफ कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश, इतना ही पूछेगा। हाँ सूर्य सरकार इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग पढ़ते भी हैं मॉडर्न इंडिया। बाकी ये किताब का नाम याद है कि ग्रेनविले ऑस्टिन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दी कॉर्न स्टोन ऑफ ए नेशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसमें इतना लंबा किताब नहीं नाम पूछेगा, सूर्य सरकार का भी नहीं पूछेगा आपसे। तो बाकी एक और कुछ दो किताब यहाँ पे, हाँ ये अशोक भल्ला जी का किताब का नाम है स्टोरीज अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बाकी एक और है अनीता इंदर सिंह द पार्टीशन ऑफ इंडिया, बाकी एक है इयान टाइबॉल पंजाब, ये सब नहीं पूछेगा। तो इसमें जो अच्छा लगा मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये सारा क्लास 6 to 12 जो भी इम्पोर्टेंट हमको लगा, मेरी समझ में जो चीज़ था वो मैं डिस्कस किया। बाकी अगर इसमें और भी अगर कुछ लगा तो भी मैं वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। तो लगभग 50 मिनट का ये वीडियो है, और उम्मीद करें कि इससे, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, इससे आपको लगभग जो है ना 4-5 क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में हो सकता है, अगर आपका बहुत अच्छा किस्मत आता है इससे आ सकता है। वीडियो देखें अच्छे से 1-2 बार। बाकी आने वाले टाइम में जो भी इम्पोर्टेंट 69 से लगेगा वो मैं वीडियो लाते रहूँगा, वीडियो देखते रहिए। बाकी जो साथ में अलग आ चुका है उसको जरूर देखें। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ पर आप उसको जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।